This is an ABP Life podcast. नरेंद्र मोदी ने कल भारत के 20वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। अब विभागों का बंटवारा होना बाकी है। प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही वो सारे विभाग और मंत्रियों का नाम भी सामने आ जाएगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि जो मंत्रिमंडल बना है उसमें किस तरह क्षेत्रीय संतुलन साधे गए हैं, जातीय समीकरण को बचाया गया है। और मैं हूं व्यालोक। इस पूरे मसले पर मैं बात करूंगा प्रवीण बागी जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूरे मंत्रिमंडल के नामों को देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या हो रही है? किस तरह से क्षेत्रीय, जातीय, तमाम तरह के जो समीकरण होते हैं, क्या भाजपा जो इस बार एक गठबंधन सरकार चला रही है, उन सारे समीकरणों को साधने में प्रधानमंत्री मोदी सफल रहे हैं? देखिए, जो मोदी जो स्लोगन देते रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो इस मंत्रिमंडल में दिखता है, नजर आता है कि कैसे उसको अमली जामा उन्होंने पहनाया है। और इस मंत्रिमंडल के जरिए उन्होंने सबको साथ लेने की कोशिश की है, सबको साधने की कोशिश की है। यहाँ तक कि जिन दलों से बहुत कम सदस्य जीत के आए हैं, सांसद 1 या 2 भी जीत के आए हैं, उनको भी तवज्जो दी गई है और उनके भी प्रतिनिधि को शामिल किया गया है कैबिनेट में। अब जैसे बिहार से जीतन राम मांझी, वो अकेले अपनी पार्टी के सांसद हैं, मगर उनके अनुभव और वरिष्ठता को देखते हुए उनको कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है। और नए लोगों को भी पर्याप्त मौका दिया गया है, नए चेहरों को भी मौका दिया, बल्कि ये कहें कि नए पुराने से ज़्यादा नए लोग शामिल किए गए हैं, तो ताकि नए लोग को भी विकास के गति को तेज करने के लिए उपयोग उनका किया जा सके। तो ये कहा जा सकता है कि एक संतुलित सभी हुई और सभी जातियों का इसमें समन्वय करके ये मंत्रिमंडल बनाया गया है। इसके पीछे बहुत होमवर्क किया गया है। और इतना ही नहीं, अब जैसे पंजाब में भाजपा के कोई सांसद नहीं जीते, सब हार गए, मगर वहाँ से एक हारे हुए प्रतिनिधि को कैबिनेट में जगह दी गई है और उनको मंत्री बनाया गया है। बिट्टू वहाँ से सांसद बने हैं। तो वहाँ बताया जा रहा था कि उनको प्रचार ही नहीं करने दिया गया, गांव में घुसने नहीं दिया, जो किसानों का विरोध है किसान नीति के खिलाफ। तो उन्होंने सिर्फ शहर में प्रचार किया, इसलिए उनकी जीत नहीं हो सकी, जैसा कि उनका कहना है। मगर उनको भी तवज्जो दिया गया और वो अकेले सदस्य हैं पंजाब से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जी। तो ये एक संतुलन भी कायम किया गया है इसके जरिए। हालांकि सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है और अभी उसमें खाली भी हैं, जगह खाली भी है। 81 मंत्री वो बना सकते हैं नियमानुसार, मगर अभी 71 मंत्रियों को शामिल किया गया है इसमें। तो अभी जगह खाली है, उसमें लिया जा सकता है। तो ये जो है 22 राज्यों से ये मंत्री लिए गए। जाहिर है कि इसमें 6 राज्य और छूटे हुए हैं जी। तो उनको भी अगले विस्तार में शामिल किया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। यूपी में ये असर दिखा है, यूपी में जो पार्टी की हार हुई है भाजपा की, उसका असर भी दिखा है इस कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में। पिछले बार जहां 10 मंत्री थे, तो इस बार सिर्फ 6 मंत्री ही वहां से लिए गए हैं। बिहार में जरूर कुछ नया करने की कोशिश की गई है। सबसे तो चौंकाने वाला जो चेहरा है बिहार से, वो है राजभूषण चौधरी का, जो मुजफ्फरपुर से जीते हैं। और इसके जरिए वो केवट या मल्लाह जिनको कहें, उनके वोटों को साधने की कोशिश की गई है। और एक तरह से ये मुकेश सहनी बिहार में जो एक अपने को सन ऑफ मल्लाह कहते रहे हैं और उनका दावा रहा है कि मल्लाहों के वो अकेले नेता हैं, तो उनकी राजनीति को एकदम दरकिनार करने की कोशिश राजभूषण चौधरी के माध्यम से की गई है। राजभूषण चौधरी पहले उन्हीं की दल में थे और एक तरह से उनके पार्टी के बैकबोन माने जाते थे, मगर 2 साल पहले वो भाजपा में आ गए और भाजपा ने मुजफ्फरपुर से अपने सिटिंग सांसद का टिकट काट करके, वो भी केवट जाति के थे, और राजभूषण चौधरी को टिकट दिया, ये भी केवट जाति के हैं। राजभूषण चौधरी जीत भी गए।
तो उनको भी शामिल किया गया है सरकार में। इसके साथ ही ललन सिंह भी बने हैं बिहार से, जो पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं। बाकी तो सब पुराने लोग हैं, और एक सतीश मिश्रा हैं, वो राज्यसभा से हैं, जी मगर उनको भी लिया गया है ताकि एक ब्राह्मण फेस की कमी जो थी, अश्विनी चौबे थे पिछली सरकार में, इस बार वो उनको टिकट नहीं मिला, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए सतीश मिश्रा को बनाया गया है, जगह दी गई है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं चिराग पासवान अकेले हैं अपनी पार्टी के, उनको भी जगह दी गई है। तो ये महाराष्ट्र से जहां पार्टी बहुत, भाजपा या उनका गठबंधन बहुत अच्छा नहीं कर पाया, वहां से भी जगह दी गई है लोगों को, नए चेहरों को जगह दी गई। बंगाल में जहां बहुत टफ था भाजपा के लिए, वहां के सांसदों को भी सरकार में शामिल किया गया है। और केरल से सबसे चौंकाने वाला फैसला जो था भाजपा के लिए, वो केरल का था, जहां से लंबे संघर्ष के बाद उसने पहली बार वहां जीत हासिल की है। तो वहां से भी गोपी हैं जो उनको शामिल किया गया है सरकार में, वो फिल्मी दुनिया से भी जुड़े हुए हैं। तो माना यह जा सकता है कि फिल्म जगत का भी वो प्रतिनिधित्व करेंगे। उसी तरह चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी आंध्र प्रदेश में, उनके सांसदों को, यानी उसमें सभी सहयोगी दलों को उनकी हैसियत के हिसाब से और उनके सदस्यों की योग्यता के हिसाब से शामिल किया गया है सरकार में। अब जब विभागों का बंटवारा होगा तो उसमें भी ये बात ध्यान रखी जाएगी कि किसमें कौन सी योग्यता है। इसके पहले पूरा फीडबैक लिया है प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों का, और शपथ ग्रहण से पहले उनके साथ चाय पर मुलाकात की, उसमें टिप्स दिए कि कैसे नई सरकार काम करेगी, कैसे मंत्रियों को काम करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे संभल कर रहना है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत लोग आएंगे जो तरह तरह की बातें करेंगे, की कोशिश करेंगे, भरमाने की कोशिश करेंगे, प्रलोभन देने की कोशिश करेंगे, मगर उन सब को दरकिनार करना है और सिर्फ देश के लिए सोचना है और उसी के लिए काम करना है। तो ये एक बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री इतना कंसर्न रख रहे हैं जी, और मंत्रियों को कैसे आगे बढ़ के काम करना है उसके लिए भी वो टिप्स उनको देते रहते हैं। थोड़ी सी बात बिहार की कर लेंगे सर। यहाँ पर आपने बताया संतुलन साधने के लिए, और इसमें एक नाम जो है जिस पर काफी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, जीतन राम मांझी की। कई बार विवादित बयान दे चुके हैं प्रभु श्री राम के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, जाति विशेष के बारे में, और एक सीट आई है उनको, खुद जीते हैं। इसके बावजूद ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है सवाल। और बिहार में लगभग कुल मिला के कैबिनेट और राज्य मंत्री देखें तो 11 मंत्रियों को इस बार शामिल किया गया है। खासतौर से पूरे मिथिलांचल के इलाके से 7 या 8 मंत्री बनाए गए हैं। इन सब को कैसे देख रहे हैं आप? और बिहार से तो 8 लोग हैं, बिहार से 8 लोग हैं सरकार में जी। और मांझी के ऊपर जो एक तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है, क्या उसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, मांझी को गठबंधन में 1 ही सीट मिली थी। ये ठीक है कि उन्होंने कई बार जो भाजपा की जो लाइन है उससे अलग हट करके भी बयान दिया है, तो वो बोलते रहते हैं, वो किसी गलत नियत से नहीं बोलते हैं, उनके मन में जो बात आती है वो बोल देते हैं और बहुत उसके आगे पीछे वो विचार नहीं करते। हालांकि राम मंदिर का आपने ठीक है कहा कि राम मंदिर के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था, मगर फिर जा करके राम मंदिर में दर्शन भी किया, बल्कि नॉमिनेशन करने के पहले वो गए वहाँ और वहाँ से आशीर्वाद लेके आए, तब नॉमिनेशन किया और फिर चुनाव लड़े और जीते भी। तो अपनी पार्टी से वो अकेले लड़े थे चुनाव और जीत गए, और उनको जगह कैबिनेट में इसलिए मिली कि उनका अनुभव लंबा है। वो बिहार में जो अभी मौजूदा नेताओं का ग्रुप है उसमें वो सीनियर मोस्ट नेता हैं, और वो कांग्रेस के जमाने से वो जीतते रहे हैं और कांग्रेस सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं। उसके बाद फिर जदयू के सरकार में रहे, राजद में रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये बड़ी बात है कि इतना लंबा उनका अनुभव है और पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और जिस समाज से आते हैं वो बहुत उपेक्षित समाज है, मांझी समाज। तो एक मांझी समाज, और वो मांझी सिर्फ बिहार में नहीं है, पूरे देश में फैले हुए हैं लोग,
तो इसलिए सबको प्रतिनिधित्व देने के लिए और उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए उनको लिया गया है कैबिनेट में, और संभवतः उनको विभाग भी उसी से संबंधित मिलेगा जिसके लिए वो अच्छा काम कर सकें, उसमें जो अनुभव है उसका लाभ दे सकें प्रदेश को और देश को। तो उसमें कोई वैसी बात नहीं है जिसको लेकर के कोई इशू इसका बन सके। वैसे इशू बनाने के लिए तो कुछ भी बनाया जा सकता है, मगर वो अनुभवी हैं और लगभग 9-10 महीने बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया उसको नीतीश कुमार भी नहीं काट पाए। जब बाद में फिर उनको हटा करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कई नई योजनाएं शुरू की जो आज भी चल रही हैं उनके जाने के बाद भी। तो उनमें दूरदर्शिता है और वो समझते हैं कि वो एक बहुत गरीब परिवार से आए हैं, तो गरीबी उन्होंने देखी है, जिया है गरीबी को, तो वो समझते हैं कि कैसे उसको ऊपर उठाया जा सकता है, उसके लिए क्या योजनाएं लाभदायी हो सकती हैं और कहाँ उसमें रुकावटें आती हैं। तो इन सब के अनुभव को देखते हुए उनको ये जगह दी गई है। तो ये एक सराहनीय फैसला है। और बाकी बिहार को जिस तरह से इस बार तरजीह दी गई है उस पर अब बिहार में भी देखिए, बिहार में हालांकि उनके उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली हैं और केंद्रीय मंत्री भी हार गए हैं। रामकृपाल यादव केंद्रीय मंत्री रहे थे तो वो हार गए लालू प्रसाद की बेटी से, मीसा भारती से चुनाव। फिर उपेंद्र कुशवाहा सहयोगी दल के जो नेता थे वो हार गए। केंद्रीय मंत्री एक आर.के. सिंह आरा से थे, वो चुनाव हार गए और भाकपा माले से हारे, जिसका बहुत माने संसद में ये दूसरी बार बिहार से उनके प्रतिनिधि गए हैं। इसके पहले 79 में गए थे, 79 उसी के आसपास में गए थे और उसके बाद फिर इतने लंबे अरसे के बाद 2 सांसद एक ही साथ चले गए हैं। तो ये उसकी बढ़ती ताकत का भी अंदाजा इससे लगाया जा सकता है और दूसरे की परिस्थितियां वैसे थी कि वो जीते। तो ये चैलेंज है मोदी सरकार के लिए कि बिहार में इतना काम करने के बावजूद सरकार में, बिहार की सरकार में भी साथ रहने के बाद भी उनके उम्मीदवार और यहाँ तक कि मंत्री भी हार जा रहे हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है और इसी के लिए बिहार से वैसे लोगों को लिया गया है जो कुछ कर सकें और बिहार में प्रभाव बढ़ा सकें, अपना एनडीए का प्रभाव बढ़ सके और काम हो सके। बिहार पिछड़ा हुआ है तो वो आगे बढ़ सके, कुछ रचनात्मक कदम वहाँ उठाए जाएं। तो उसमें अनुभव और नूतनता दोनों का समन्वय किया गया है। जैसे ललन सिंह अनुभवी नेता हैं, कई बार बिहार में मंत्री रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनका एक लंबा अनुभव है, तो उनको लिया गया है। पहली बार वो केंद्र में मंत्री बने हैं। गिरिराज सिंह पहले से मंत्री रहे, हालांकि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, मगर वो विवादित बयानों के लिए, जैसे आपने मांझी जी की चर्चा की, तो वैसे गिरिराज सिंह भी हैं जो विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और यही उनकी कुल जमा पूंजी है। बहुत उनका विरोध हुआ था बेगूसराय में, जहाँ से वो जीत कर गए हैं, मगर फिर भी जीत गए और उनको लिया गया कैबिनेट में। तो नित्यानंद राय भी जीत करके गए और वो माना जाता है कि अमित शाह के करीबी हैं। तो मगर जिस तरह से जीते और यादव वोटों को वो कन्वर्ट नहीं करा पाए, भाजपा के साथ जोड़ नहीं पाए, तो इसके लिए लगता है कि उनको डिमोशन किया गया है उनका, क्योंकि उन्होंने बहुत पीछे जाकर के शपथ ली है। नाम में उनका बहुत नाम पीछे था। तो जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में, तो इस हिसाब से माना जा सकता है कि उनका डिमोशन हुआ है। और फिर सतीश मिश्रा जो बने हैं, तो वो भी पहली बार बिहार से बने हैं मंत्री, राज्यसभा के सदस्य हैं वो, और उनका सिटिंग सांसद थे वो वाल्मीकि नगर से, तो वहाँ से वो सीट चली गई सहयोगी दल को, तो इनको राज्यसभा भेजा गया। तो भूमिहार समाज हो गया, ब्राह्मण समाज हो गया और दलित समाज हो गया। अति पिछड़ा समाज से भी लिया गया है, प्रतिनिधियों को जगह दी गई है। तो इसलिए ये बहुत सोच समझ के ये बनाया गया है। मगर कायस्थों को एक कसक है कि उनके समाज का कोई प्रतिनिधि यहाँ से नहीं लिया गया। रविशंकर प्रसाद थे पहले मंत्री, मगर उनको फिर बाद में हटा दिया गया था, तो उनके जगह पर किसी और को लेना चाहिए था। तो कायस्थ समाज में थोड़ी सी नाराजगी है इसको लेकर के। बाकी सभी समाजों का संतुलन खूब बेहतर तरीके से
बनाया गया है। चिराग पासवान एकदम युवा, हालांकि वो दो तीन बार के सांसद हैं, 2 बार के, तो पहली बार उनको मौका मिलेगा सरकार चलाने का। जी तो और बिहार में अच्छा उनका प्रभाव है। वो सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट कहिएगा तो चिराग पासवान का रहा। 5 की 5 सीटें जीत गई 100%। ये तो उसका इनाम उन्हें मिला है। मगर मतलब उसमें कुल मिलाकर नाराजगी, अगर कहें तो कुल मिलाकर एक संतुलित और बहुत ही समावेशी किस्म का मंत्रिमंडल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। This is an ABP Life podcast.